गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बैक्टीरिया में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिक जनन का जो मतलब होता है उसका मतलब ये होता है कि जिसमें दो पेरेंट्स भाग लेते हैं और आगे संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जैसे एसेक्सुअल में आप देख रहे हो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन रहे हैं, ऐसा आपको लैंगिक जनन में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे दो बैक्टीरियाओं के मिलने से कोई नया बैक्टीरिया नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या कहते हैं, दो बैक्टीरियाओं के मिलने से नया बैक्टीरिया बनना चाहिए। तो फिर हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं? इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है। आप जानते हो कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, तो दो बैक्टीरिया के बीच में इसमें आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार से होता है इसको हम स्टडी करते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब बैक्टीरिया में क्या है, तो आप केवल यही कहेंगे कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब ये कितने प्रकार से होता है? देखिए, पहला जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, TRANS, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, स्पेलिंग को आप करेक्ट लिखेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपको डाउट है स्पेलिंग में तो आप पूछ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की जो घटना थी ये ग्रिफिथ्स ने इसको देखा था जब ग्रिफिथ स्टडी कर रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। ये आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है या डीएनए है। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके लक्षण को लेके जा रहा है। तो आपके सेल में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट्स भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है। डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल इसको कहते हैं। तो इसी की खोज हो रही थी कि आनुवंशिक पदार्थ कौन है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के लक्षणों को कौन लेके जाता है। तो ग्रिफिथ्स इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इस दौरान इन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि एक बैक्टीरिया था। ठीक है, इन्होंने दो बैक्टीरिया लिए और इस बैक्टीरिया की जो है ये पूरी इसको नष्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, नष्ट करने का मतलब है इसकी जो ये सेल वॉल थी ये डेड हो गई थी। इसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि एक बैक्टीरिया तो ठीक है, ये बैक्टीरिया नष्ट हो गया, केवल इसकी क्रोमोसोम बची हुई, इसका गुणसूत्र बचा हुआ है। बाहर का इसका कोशिका झिल्ली और सेल वॉल और साइटोप्लाज्म सब नष्ट हो गया। ठीक है, तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये जो नेकेड डीएनए था, नेकेड मतलब जब उसके बाहर का खोल उतर जाता है तो उसे नग्न कह देते हैं, नेकेड। ठीक है, जैसे अगर इंसान के कपड़े खोल दिए जाए तो वो नग्न हो जाता है, ऐसी बैक्टीरिया का जब बाह्य सारा खोल वगैरह निकाल दिया तो वो नेकेड हो गया। तो ये नेकेड जो आनुवंशिक पदार्थ था, डीएनए था, ये इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इसके अंदर प्रवेश करने के बाद ये डीएनए जो प्रोटीन बना रहा था, क्योंकि आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो आप समझ लीजिए कि डीएनए आरएनए बनाता है और आरएनए प्रोटीन बनाती है। क्लियर? प्रोटीन आपके शरीर के जो विभिन्न गुणों को दिखाती है, एंजाइम्स आपके शरीर में बनते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है डीएनए एक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये जो डीएनए इसके अंदर प्रवेश किया, इसने अपनी प्रोटीन बनाने इसके अंदर शुरू कर दी। समझ रहे हो? इसने अपनी प्रोटीन बनानी कहाँ स्टार्ट कर दी? इसके अंदर। तो इसको इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म करना मतलब बदल दिया। आप किसी फ्रेंड, आप जो है दो सेब को साथ रख दीजिए, एक सड़ा सेब एक बढ़िया सेब है, तो सड़े हुए सेब के जो बैक्टीरिया हैं वो सही सेब पे भी पहुंच जाएंगे और सही सेब को ट्रांसफॉर्म कर देंगे सड़े हुए सेब पे। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो सिंपल है, ऐसी घटना जिसमें एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के अंदर प्रवेश करता है, और आप और अच्छी भाषा में बोले तो एक जीवाणु का नग्न डीएनए जो बाह्य माध्यम में पड़ा होता है दूसरे जीवाणु के अंदर प्रवेश करके उसमें बदलाव लिया आता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रोटीन वहाँ बनाने लगता है। क्लियर? दूसरा है ट्रांसडक्शन।
ठीक है। ट्रांसडक्शन भी एक बहुत अच्छी घटना है, इसको जिंडर और लेडरबर्ग ने एक्सप्लेन किया था। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि इस विधि में एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए के अंदर जाता है। देखिए यहाँ पर केवल आप देख रहे हो आनुवंशिक पदार्थ एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं, कोई नया बैक्टीरिया नहीं बन रहा है। नाम तो इसका क्या है, लैंगिक जनन है, लेकिन नया बैक्टीरिया कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला मैंने, एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के अंदर जाता है जीवाणु भोजी विषाणु के द्वारा। बिल्कुल नया नाम आपके लिए है, एक बैक्टीरिया ये है, दूसरा बैक्टीरिया ये है, नाम पे ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो इसका ये डीएनए इसके अंदर जाता है एक विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। और वायरस की संरचना मैंने आपको ये बना के दिखाई है, थोड़ा बड़ा बन गया। ठीक है, इसकी संरचना इनसे छोटी होगी, तो आप इसको थोड़ा बड़ा हम बना देते हैं। ये हमारी बैक्टीरिया सेल है, ये इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है, मैंने पॉलीहेड्रल एक स्ट्रक्चर बनाया है, बिल्कुल आपको बहुत ब्यूटीफुल ये संरचना लग रही होगी। ये आपका बैक्टीरियोफेज है या जीवाणु भोजी, इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियोफेज, हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोजी। भोजी मतलब भोजन, इसका भोजन कौन है, जीवाणु। तो ऐसा बैक्टीरिया जो विषाणु को खाता है। क्लियर, ऐसा बैक्टीरिया जो जीवाणु को खाता है। समझिए आपके वायरस, आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो ये वायरस ह्यूमन को प्रभावित कर रहा है। ऐसे ही वायरस जीवाणु को भी प्रभावित करते हैं, वायरस जीवाणु को भी संक्रमित कर सकते हैं। समझ गए, वायरस जीवाणु को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये इस पे अटैक करेगा। सपोज ये इस पे अटैक करा, इस पे अटैक करने के बाद ये अपना आनुवंशिक पदार्थ इसके अंदर डालता है और यहाँ फिर ये अपनी सेल्स बनाता है बहुत सारी। देखिए विषाणु का गुण क्या होता है, विषाणु इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, जब ये किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो ये वहाँ का राजा बन जाता है। राजा बन जाता है यानी ये अपनी संख्या वहाँ बढ़ाने लगता है। उस कोशिका के अंदर ये किसकी संख्या बनाना शुरू कर देता है, अपने आनुवंशिक पदार्थ को बढ़ाना शुरू कर देगा, अपनी ही संख्या बढ़ाना शुरू कर देगा। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इस बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे विषाणु बन जाएंगे। ठीक है, और इन विषाणुओं के अंदर इसका आनुवंशिक पदार्थ तो होगा ही, साथ में इस जो ये बैक्टीरिया सेल थी, जीवाणु कोशिका थी, इसका जो आनुवंशिक पदार्थ था, डीएनए था, वो भी इसके अंदर चला जाता है। समझ गए, तो इसके अंदर जाके इसने अपना तो बढ़ाया और बैक्टीरिया का सामान भी अपने अंदर ले लिया। ठीक है, और ये जब अब इसको ये फट जाती है, सेल फट जाती है, नष्ट हो जाती है, उसके बाद ये फिर अटैक करेगा इस पर। जब ये इस पर अटैक करेगा तो इस पर अटैक करते समय इस विषाणु भोजी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर अपना डीएनए तो होगा, साथ में इसके पास इस वाले जीवाणु का डीएनए भी होगा। और ये फिर इसके अंदर प्रवेश करेगा और इसके अंदर इसके वायरस को, इसके डीएनए को डाल देगा। इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसडक्शन प्रोसेस का भी प्रयोग किया गया था आनुवंशिक पदार्थ को ढूंढने में। नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इसमें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर दो बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया था, बैक्टीरिया में क्या होते हैं, पिल्लाई होते हैं, पिलस होते हैं बहुत प्रकार के। ठीक है, तो ये दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाते हैं एक पिलस के द्वारा। इस पिलस को हम कॉन्जुगेशन ब्रिज भी कहते हैं। कॉन्जुगेशन घटना का नाम है, ब्रिज यानी पुल। अब होता क्या है, मैंने आपको बैक्टीरिया की संरचना बताई है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले पुराने वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक आप पुराना नहीं देखेंगे नया आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पदार्थ भी होता है जिसको हम प्लाज्मिड कह देते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल इसमें होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये प्लाज्मिड, इसमें तो मैंने दोनों में प्लाज्मिड बना दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सपोज ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके अंदर प्लाज्मिड है और इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है, इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है। ठीक है, और ये इसका गुणसूत्र है। तो ये प्लाज्मिड यहाँ पे डिवाइड करता है
और डिवाइड करने के बाद इस ब्रीच के द्वारा ये इसके अंदर पहुंच जाता है। तो जिसके अंदर प्लाज्मिड होता है उसको F1 बैक्टीरिया कह देते हैं, जिसके अंदर नहीं होता है उसे F नेगेटिव कह देते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड का क्या काम होता है? प्लाज्मिड में ऐसे जीन होते हैं जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स से बचाते हैं। प्लाज्मिड के अंदर फर्टिलिटी फैक्टर होता है। ठीक है, और इसीलिए प्लाज्मिड क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कंजुगेशन के द्वारा ये ट्रांसफ़र होता है। तो कंजुगेशन को हम एक लोअर लेवल का, बहुत बेसिक लेवल का लैंगिक जनन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जीवाणुओं में जो लैंगिक जनन था ये हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया है, और कंजुगेशन को जो है लैडरबर्ग और टॉटम ने एक्सप्लेन किया था। ये नोट्स मैं आपको दे दूँगी। नेक्स्ट हमारा, इसमें मैंने कल आपको साइनोबैक्टीरिया बताया था, थोड़ा हम इसको आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया क्या है? एक प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या है? आपका एक प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है जो लाइट की प्रेजेंस में भोजन बनाता है। तो साइनोबैक्टीरिया को मैं डिस्कस करूँगी। कल मैंने बताया था कि इसका दूसरा नाम क्या है? हरी नीली शैवाल है। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी हम कह देते हैं, बट ये एल्गी नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये बिल्कुल आपका जो है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया की तरह होता है, पर अंतर इसमें क्या होता है? जैसे मैंने आपको कल बताया था कि बैक्टीरिया जब भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही लेती है। जैसे प्लांट लेते हैं ना, इसी तरीके का ये हाइड्रोजन के लिए वाटर को यूज़ करती है, और बदले में ये ऑक्सीजन प्लस फूड बनाती है। ठीक है, अब साइनोबैक्टीरिया इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये ऑक्सीजन क्यों मैंने आपको ये बताया? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया वो पहला जीव है जिसने कि जो हमारा जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय माध्यम में ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, पूरे माध्यम में ऑक्सीजन नहीं थी, केवल साइनोबैक्टीरिया जब पृथ्वी पर आए तो साइनोबैक्टीरिया ने ही ऑक्सीजन वायुमंडल को दी। इस रिएक्शन के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया, फूड बनाया, और ऑक्सीजन कहाँ दी? वातावरण में दी। तो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने जो हमारा आदिकाल का वातावरण था उसको ऑक्सीजनिक बनाया। कैसा बनाया? ऑक्सीजनिक बनाया, क्योंकि उस समय का हमारा वातावरण क्या था? रिड्यूसिंग था, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंस ये साइनोबैक्टीरिया का है। दूसरा साइनोबैक्टीरिया का इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम करता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजन अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार उसी घटना में, उसी प्रोसेस में एक घटना होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो वायुमंडल की, ध्यान से सुनिए, वायुमंडल की नाइट्रोजन को यौगिक में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? यौगिक में। अब वो यौगिक क्या होते हैं? NO2 और NO3, और इनको कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं? प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं? साइनोबैक्टीरिया का जो होते हैं ये बैक्टीरिया की तरह ही होते हैं, ये यूनिसेलुलर ही होते हैं, क्योंकि ये किंगडम आपका मोनेरा है, एक ही कोशिका के होंगे, लेकिन ये तंतुमय होते हैं। ये कैसे होते हैं? तंतुमय होते हैं। जैसे मैं एक ये नोस्टॉक आपके सामने बना रही हूँ, तो इसमें ये एक सेल है तंतुनुमा, इसमें चैम्बर आपको दिखाई देंगे। तो ये चैम्बर से आप ये मत समझिए कि ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, नहीं, ये कोशिकाएं नहीं होते हैं, ये सेप्टा होते हैं इनके बीच में, पर ये एक ही कोशिका है। ठीक है, इनके बीच में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हेटेरोसिस्ट। इस हेटेरोसिस्ट में ऐसे एंजाइम होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को यौगिक में बदलते हैं। ये आप आगे पढ़ोगे, बस एक जनरल मैंने आपको बताया। तीसरा साइनोबैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस क्या है? साइनोबैक्टीरिया सहजीवी के रूप में विभिन्न पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट रह जाता है, क्योंकि हमने आर्कीबैक्टीरिया पढ़ लिया, हमने यू बैक्टीरिया पढ़ लिया, अब हमारा बचता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा क्या है?
लास्ट वाला जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा क्यों इम्पॉर्टेंट है? माइकोप्लाज्मा ऐसी जीवित सेल है, ऐसी जीवित सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, आपको ये याद रखना है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है, तो आपका आंसर होगा बैक्टीरिया। वायरस को आप जीवित नहीं मानोगे, वायरस से जीवित नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि वायरस जो होता है, विषाणु, वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, लेकिन वो जीवित की श्रेणी में नहीं आता है। तो अगर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो आपका आंसर होगा जीवाणु। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे छोटी जीवित कोशिका जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, ध्यान से सुनिए, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। और ये बहुत सारे रोग भी उत्पन्न करती है। इनका दूसरा नाम है PPLO, PPLO, इसका पूरा नाम है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट, ये हमारा किंगडम मोनेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा से पहले हमको थोड़ा सा यहाँ पे वायरस की स्टडी भी करनी है कि वायरस क्या होते हैं। तो वायरस क्या है? वायरस के बारे में मैं आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जो आप 2 लाइन में ही समझ सकते हो। वायरस कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे वायरस एक अकोशिकीय जीव है। क्या है? अकोशिकीय जीव। कैसा जीव है? जिसमें कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती, इसको हम कोशिका नहीं बोलेंगे। कोशिका में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये एक अकोशिकीय जीव है। दूसरा आप कहेंगे कि ये क्या है? यह जीवित नहीं होते, ठीक है, ये जीवित नहीं होते, इनको हम जीवित नहीं मानते। तीसरी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बात जो इसके बारे में है कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट होते हैं। क्या होता है इसका मतलब? ऑब्लिगेट का मतलब होता है अविकल्पी, जिसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। इंट्रासेल्युलर मतलब कोशिका के अंदर, ठीक है। तो पैरासाइट मतलब परजीवी, ठीक है। तो जो आपके वायरस होते हैं ये अविकल्पी परजीवी हैं। सीधी सी बात आप कहेंगे, अविकल्पी कोशिकीय परजीवी। ये पैरासाइट हैं जो कोशिका के अंदर जीते हैं और इसके बिना ये जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। पहली बात, अकोशिकीय जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें केवल एक प्रोटीन का खोल होता है बाहर से, और इसके अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ, और ये आनुवंशिक पदार्थ आपका RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है। ये दोनों में से आपका कुछ भी हो सकता है, और ये प्रोटीन का इसमें खोल पाया जाता है, ठीक है। तो अकोशिकीय क्यों है? क्योंकि इसमें कोशिका की जरा कुछ भी संरचना इसमें नहीं है। ये जीवित नहीं होते हैं, ये जीवित नहीं होते हैं, सही बात है। जब ये जीवित तभी होते हैं जब ये किसी जीवित कोशिका के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर ये अपनी संख्या, अपने आनुवंशिक पदार्थ को मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी प्रोटीन बनाते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, ठीक है। अविकल्पी परजीवी यानी ये परजीवी होते हैं और अविकल्पी हैं, इनका और कोई विकल्प नहीं है। तो ये तीनों बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसकी अगर हम बोलें कि वायरस क्या है, तो वायरस जो शब्द है ये लुईस पास्चर ने इसको खोजा था। इसका अर्थ होता है वेनम। वेनम शब्द से इन्होंने इसे दिया। वेनम का मतलब होता है जहर, ठीक है। तो वेनम शब्द इसको दिया है क्योंकि ये एक जहर की तरह काम करता है। दूसरा मैंने बताया था कि बेंजेरिक्स ने बताया था, बेंजेरिक ने बताया कि जो आपके वायरस है ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, ठीक है। उन्होंने इसके लिए एक फ़िल्टर पेपर यूज़ किया। उस फिल्टर में से बैक्टीरिया तो पास हो जा रहे थे, लेकिन वायरस पास हो जा रहे थे, लेकिन बैक्टीरिया ऊपर ही
रह रहे थे। तो यानी कि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। और वायरस की खोज इवानोस्की ने की थी। इवानोस्की जब तंबाकू के पौधे में इन्फेक्शन हो गया था टोबैको प्लांट में, तो उस इन्फेक्शन में क्या है उसकी स्टडी कर रहे थे। तो उस दौरान उनको टोबैको मोज़ेक वायरस मिला। टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज इन्होंने की थी। शॉर्टकट में हम उसे क्या देते हैं, TMV, ठीक है। तो उसमें उन्होंने देखा कि इस तंबाकू में जो डिजीज़ हो रही है इसको करने वाला कोई कुछ कॉजेटिव एजेंट जिससे ये हो रहा है, ये बैक्टीरिया भी नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है। और तब उसको जो है उन्होंने ढूंढा और नाम उसको किसने दिया, आपका पास्चर ने उसको वायरस नाम दिया, ठीक है। वायरस जो होते हैं क्रिस्टलीय संरचना है। क्रिस्टलीय जैसे आपके चीनी के दाने हैं, क्रिस्टलीय है। और अक्रिय क्रिस्टलीय, अक्रिय इनर्ट यानी चीनी का जैसा दाना है जो किसी मतलब जो क्रियाशील नहीं होता है, ऐसे ही वायरस भी होते हैं, ठीक है। चीनी तो क्रियाशील होती है, पानी में घुल जाती है, वायरस पानी में भी नहीं घुलता है, बस एक वो इनर्ट क्रिस्टलीय संरचना है। कैसी है, क्रिस्टलीय संरचना है। वायरस की संरचना के बारे में हम बात करें तो वायरस के पास केवल दो चीज़ें हैं, प्रोटीन और आपका जेनेटिक मटेरियल है। कुछ कुछ में एनवेलप भी पाया जाता है, एनवेलप को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन की जो लेयर बनती है इसको हम कैप्सिड कह देते हैं, ठीक है। और ये कैप्सिड छोटे छोटे कैप्सोमियर से मिलके बना होता है। इसकी इकाई क्या होती है, कैप्सोमियर होती है। अब ये कैप्सोमियर किस प्रकार से अरेंज है, उस प्रकार से हमारे वायरस की संरचना बनती है। अगर ये इस प्रकार से अरेंज है तो इसको हम कह देते हैं पॉलीहेड्रल संरचना। अगर ये स्पाइरल बना रहे हैं इस प्रकार से तो इसे हम हेलिकल संरचना कह देते हैं। अगर ये इस प्रकार से सर्कल बना रहे हैं तो हम इसे स्फेरिकल संरचना कह देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये संरचना बनाते हैं और इस प्रकार के इनके आकार होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड मैंने अभी आपको बताया, न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपका DNA होता है या RNA होता है, DNA होता है या RNA होता है। जनरली जो हम पढ़ते हैं DNA एक द्विकुंडलीय संरचना है। आपने शायद 10th में इतने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। DNA में दो धागे होते हैं, ठीक है। ऐसे दो धागे एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, या आप आगे पढ़ोगे। और ये दो धागे ऐसे नहीं होते, ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाते हैं, ऐसे कुंडली बना लेते हैं, ठीक है। RNA जो है, RNA में केवल एक स्ट्रैंड होता है, एक ही धागा होता है, ठीक है। तो ये अंतर है, ये इसमें दो धागे होते हैं, इसमें एक धागा होता है, जनरल हम पढ़ते हैं। लेकिन वायरस के केस में ऐसा नहीं होता है। वायरस के केस में जो DNA है वो दो धागे वाला भी हो सकता है और एक धागे वाला भी हो सकता है। RNA जनरली एक धागे वाला होता है, यहाँ पे उसको हम क्या कह देते हैं, स्ट्रैंड कह देते हैं, ठीक है। धागे की जगह हम उसको श्रृंखला या स्ट्रैंड कहेंगे, धागा समझाने के लिए आपको बोला है। तो इसमें RNA डबल स्ट्रैंड होता है, दो स्ट्रैंड वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे होता है ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले मैं इसमें आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, एनवेलप्ड वायरस। एनवेलप्ड वायरस क्या होते हैं, देखिए जनरली जो वायरस होते हैं उनमें बाहर कैप्सिड होता है, प्रोटीन का खोल, और अंदर आपका DNA या RNA होता है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ वायरस में इस कैप्सिड के बाहर, ये जो कैप्सिड मैंने बनाया है इसके बाहर एक खोल भी पाया जाता है, और इस खोल को हम एनवेलप कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एनवेलप। ये एनवेलप जो होता है ये पैप्लोमर्स का बना होता है। किसका बना होता है, पैप्लोमर्स का, ठीक है। पैप्लोमर्स के साथ साथ इसमें लिपिड्स भी होते हैं, लिपिड यानी वसा। इसमें आपके प्रोटीन भी होती है, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। और ये काफ़ी टफ मेम्ब्रेन होती है, एक बायो मेम्ब्रेन की तरह ये होती है। बायो मेम्ब्रेन यानी जो प्लांट या एनिमल्स की जो झिल्ली होती है ये लगभग उसी की तरह होती है। अब ये एनवेलप्ड वायरस कौन कौन से होते हैं, आप इनसे फैमिलियर हो, जैसे आपका HIV वायरस है, एड्स का वायरस है, ठीक है। आपका कैंसर वायरस है, देखो कैंसर भी वायरस से होता है, कैंसर जो डिजीज़ है वो वायरस से होती है। और कैंसर के वायरस का नाम है राउस सार्कोमा वायरस, राउस सार्कोमा वायरस, ठीक है। ये कैंसर वायरस है,
इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा क्या होता है, जो आपको सर्दी जुकाम लग जाता है ना, उसको इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण वो होता है। मम्स, मम्स जिसको आप गर्ल्स हुआ कहते हो, ठीक है। हर्ब्स, हर्ब्स एक जो है आपका जेनाइटल डिजीज़ है, ठीक है। ये सब जो है वायरस जो होते हैं एनवलप्ड वायरस है, इनमें एनवलप पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए किस किस प्रकार से किस किस में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए का जो ये डबल स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड वाला जो आरएनए डीएनए होता है, ये किस किस में पाया जाता है। ये आपका एक तो पाया जाता है जीवाणुभोजी में, बैक्टीरियोफेज जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, जो जीवाणु को नष्ट करता है उसमें। उसी प्रकार के जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनके नाम है T2। ये नाम याद करने हैं आपको, आगे काम आएंगे आपके, क्योंकि T2 भी क्या है, एक बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। फेज का मतलब भी अभी समझाती हूँ मैं आपको। T2, T4, ठीक है। लैम्डा फेज, ये नाम जो है बिल्कुल लैम्डा फेज, ये सब बैक्टीरियोफेज हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, ठीक है। ये तो आपके बैक्टीरियोफेज थे। उसके अलावा पॉक्स वायरस है, एडिनो वायरस है। ये कौन से वायरस है, जिनमें डबल स्ट्रैंडेड संरचना पाई जाती है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड की अगर हम बात करें तो सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए आपका होता है, इसका एक इम्पॉर्टेंट इसमें पाया जाता है, ये पूछा भी जाता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस क्या होता है। तो इसमें आपका आंसर होगा कॉलीफेज लैम्डा, ये लैम्डा का साइन है, ठीक है। लैम्डा मल्टीप्लाई 174, ठीक है। कॉलीफेज जो होता है ये ई कोलाई को नष्ट करता है, इसर्सिया कोलाई। इसर्सिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, मैंने आपको इसका जिक्र किया था, इसर्सिया कोलाई, ठीक है। और उसके बाद आपका जो आरएनए है, आरएनए में जो डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है, ये आरएनए है। ये कहाँ पाया जाता है आपका, डबल स्ट्रैंड आरएनए आपका पाया जाता है रियो वायरस में, ठीक है। और वुंडेड ट्यूमर वायरस, जो घाव में जो वायरस होते हैं, ठीक है, उसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए यानी आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड। तो ये जो वायरस होता है ये मेनली आपके ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। ये किसको इन्फेक्ट करता है, ह्यूमंस में ये ज़्यादा बीमारियाँ कॉज करता है, जैसे HIV का वायरस है, कैंसर का वायरस है, ठीक है। और प्लांट्स को भी ये करता है, जैसे आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। मीजल्स का वायरस है, मम्प्स का वायरस है, ये सारे के सारे वायरस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड को हम शॉर्टकट में SS लिख देते हैं, डबल स्ट्रैंड को हम DS, डबल स्ट्रैंड। अब इसमें ये जो मैंने एक वर्गीकरण आपको करके दिया है, तो आपको ये नाम अभी याद नहीं हो रहे होंगे, तो आपको ये नाम थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये नाम याद होंगे, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ, ये जो HIV और कैंसर वायरस है, इसको एक अलग नाम भी दे देते हैं हम, इसको हम क्या देते हैं, रेट्रो वायरस। क्या कहते हैं, रेट्रो वायरस, ठीक है। एक रियो वायरस है, रियो नहीं बोला, रेट्रो बोला, ठीक है। क्यों इसको रेट्रो वायरस बोला जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम कैंसर और HIV के बारे में बात करेंगे। अब एक थोड़ा सा वर्गीकरण मैं आपको बता देती हूँ कि बैक्टीरिया का वर्गीकरण, वायरस का वर्गीकरण कैसे किया गया है। देखिए, जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटोफेजीनिया, ठीक है, फाइटोफेजेनी। फाइटो मीन्स प्लांट। जो एनिमल्स को करते हैं उन्हें हम बोल देते हैं जूफेजेनी, ठीक है। और जो जीवाणुओं को करते हैं, जू मतलब एनिमल, जो जीवाणुओं को करते हैं उनको हम बोल देते हैं फेजेनी, ठीक है।
फेजिनी में जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरियोफेज, फेजिनी का फेज उठा लेंगे यहाँ से, फेज, FAGE, फेज, ठीक है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। कोलीफेज यानी जो आपका ई कोलाई जीवाणु को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इसी प्रकार फेज बहुत प्रकार के हैं। साइनोफेज जो साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। माइकोफेज जो माइको बोला जाता है कवक को, ठीक है। साइनोफेज, माइकोफेज और फाइकोफेजेस, तो ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, मैं केवल आपको बैक्टीरियोफेज और कॉलीफेज बता रही हूँ। जो फेजीनिया वो हैं जो आपके एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे HIV है, कैंसर है, मीजल्स है, मम्स है। और फाइटोफेजिनी जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, ठीक है। वायरस क्या करते हैं, जो प्लांट की लीव्स होती है, लीव्स में जो सिराएँ होती है, वेन्स, इनको नष्ट कर देते हैं, ये बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।